नमस्कार साथियों, मैं उमेश कुमार आप सभी का द्रोणा पीसीएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे, अच्छी तरह से तैयारी करे होंगे। हम बात कर रहे थे राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के बारे में, जो ईओआरओ भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। ईओआरओ भर्ती परीक्षा अभी मार्च में है और आशा करता हूँ आप अच्छी तरह से इसको पढ़ रहे होंगे। एक तो आपने अच्छी तरह से पढ़ लिया होगा, जीके पोर्शन भी आपने अच्छी तरह से तैयार कर रखा होगा। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को नगरपालिका अधिनियम के साथ में। नगरपालिका अधिनियम 2009 11 सितंबर 2009 को ये लागू होता है। इसके अंदर कुल 17 अध्याय है, 344 धाराएं हैं। हमने अच्छी तरह से बात की थी। 17 अध्यायों को एक साथ उनके टाइटल याद करने का हमने प्रयास किया था। आशा करता हूँ वो आपने अच्छी तरह से देखी होगी। यदि आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। तो हम पढ़ रहे थे 7वां अध्याय, नगरपालिका अधिनियम का 7वां अध्याय, जिसका टाइटल है राजस्व, नगरपालिका का राजस्व, अध्याय 7। हमने पढ़ा था 7 में क्या पढ़ना है, राजस्व के बारे में पढ़ना है, यानी कि नगरपालिका का राजस्व। हमें 7 में नगरपालिका का राजस्व भी पढ़ना है, जिसमें हमने बात की थी 101 से लेकर के 140 तक की धाराओं को याद करनी। इसमें से हमने 123 तक धाराएं देख ली थी। आज हम देखेंगे 124 नंबर धारा से, धारा 124। इसमें हम देखेंगे किस प्रकार से टैक्स के लिए कार्रवाई की जा सकती है। किस प्रकार कार्रवाई की जा सकती है, क्या कोई व्यक्ति जिस पर टैक्स लगाया गया है या जिससे टैक्स लेना है, क्या वो व्यक्ति उस टैक्स के विरुद्ध न्यायालय में अपील कर सकता है या नहीं कर सकता, उसके बारे में बताती है धारा 124। तो धारा 124 हमें बताती है कि आपके पास ऐसी कोई चॉइस नहीं है कि आप कोर्ट में जा सके कराधान के मामले में, यानी कि कराधान से संबंधित जो भी मामले हैं उसके अंदर सिविल हो या वो दंड के न्यायालय हो, आप वहां पे नहीं जा सकते। कराधान के मामले में सिविल व दंडिक न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन। यानी इसमें बताया कि आप कोर्ट में अपील नहीं कर सकते। तो आपका यह सवाल रहेगा कि हमने पिछली क्लास में बात की थी कि कराधान के मामले में हम अपील कर सकते हैं, तो ये अपील हम कोर्ट में तो नहीं कर सकते, फिर कहां पर करेंगे? तो ये जी हम ये अपील है वो हम कर सकते हैं अपीलीय अधिकारी को। तो इसमें न्यायालय की कोई भी अधिकारिता नहीं रहेगी, न्यायालय की अधिकारिता नहीं है, न्यायालय में आप नहीं जा सकते कराधान से संबंधित मामलों में, लेकिन आप अपीलीय अधिकारी को अपील कर सकते हैं। अपीलीय अधिकारी के पास अपील कर सकते हैं। इसको आप नोट लगा के लिख लेना कि अपीलीय अधिकारी के पास जा सकते हैं, लेकिन न्यायालय के की अधिकारिता इसमें नहीं है, चाहे वो सिविल न्यायालय हो, चाहे वो दंड के न्यायालय हो, या सिविल हो या फौजदारी न्यायालय हो, उसमें आप नहीं जा सकते। यह है बात धारा 124 की। आशा करता हूं आपके समझ में आ गई होगी। ज्यादा इसमें कोई बात नहीं है, सीधा इसमें टाइटल में लिखा गया है कि सिविल एवं दंड की न्यायालयों की अधिकारिता का क्या कर दिया गया, वर्जन कर दिया गया। तो ये है धारा 124। अब देखेंगे धारा 125 को। धारा 125 में लिखा व्यावर्तियां, सेविंग्स, या हम कह सकते हैं बचाव, कि बचाव क्या है या नहीं, उसके बारे में देखेंगे। तो अब देखते हैं धारा 125 को। ये लिख लिया होगा आपने। अब देखते हैं धारा 125। तो क्लास का मतलब यही है कि आपने जो पढ़ रखा है उसको याद कर लीजिए, क्योंकि आपको ओरिजिनल एक्ट एक बार जरूर पढ़ना है। उसकी पीडीएफ आपको द्रोणा पीसीएस के टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। ये जो है क्लास का मतलब इतना ही रहेगा कि आपको सिर्फ एक बार जो आपने पढ़ लिया उसका क्विक रिवीजन हो जाए।
इसमें ऐसा नहीं है कि आप सोचो ये क्लास देख लेंगे सबसे अच्छा होगा। क्लास से मैं इतना कह सकता हूँ कि 40 में से 35 क्वेश्चन आ जाएंगे यहाँ से, लेकिन जो बच गए 5% वो भी तो देखने पड़ेंगे, क्योंकि 120 प्रश्नों का ये सारा सारा मैटर रहेगा। पूरा जो एग्जाम 120 प्रश्नों का है और 120 नंबर का, 120 ही अंक आएंगे, 120 प्रश्न आएंगे। पिछली बार की जो मेरिट की बात करें, जो रद्द हुआ एग्जाम, उसमें ओबीसी की 103 नंबर मेरिट गई, यानी मतलब 100 प्लस मेरिट रहने वाली है। यदि आप 5% यहाँ से निकाल देंगे और यदि उसमें से यदि आप जीके पोर्शन से यदि आपके 10% गलत हो गए, मतलब क्या हुआ, आप इस सिलेक्शन से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि कुल पोस्टें भी तो थोड़ी है ना, लगभग 3-4 लाख फॉर्म भरे गए हैं और पोस्टें 150-200 है, तो इसलिए आपको अच्छी तरह से तैयारी करनी पड़ेगी। कम से कम आपके 110 क्वेश्चन सही हो, तो मैं आशा करता हूं ये 40 में से आपके कम से कम 37 या 38 क्वेश्चन सही होने चाहिए। आपको एक अच्छी तरह से देखना पड़ेगा। टाइटल्स यदि आपको याद है तो आपके 20 से 25 क्वेश्चन 100% श्योर हो जाएंगे, इतने आ जाएंगे। टाइटल के बाद की यदि सूचना आपको याद है तो आप 15 क्वेश्चन आगे और देख सकते हैं। अच्छी तरह से आपने यदि योजनाएं पढ़ ली, अनुसूचियां अच्छी तरह से पढ़ ली, जो योजनाएं साथ में दे रखी हैं उनको यदि पढ़ लिया तो 5% आपके और सही हो जाएंगे। मतलब आपके क्वेश्चन अच्छी तरह से 40 में से 37-38% आपके सही होने ही चाहिए। ये आपके लिए बाध्यता ही रहेगी, ऐसा समझ लीजिएगा, क्योंकि ये लास्ट चांस है। अधिकारी लेवल की पोस्ट है, देखो डायरेक्ट अधिकारी लेवल की पोस्ट बिना इंटरव्यू के, तो बहुत अच्छी बात है। आरएस लेवल की भर्ती है ये, तो इसकी इसी बेस पर आपको तैयारी करनी पड़ेगी। अच्छी तरह से पॉलिटी को पढ़ो, चाहे राजस्थान की हो चाहे इंडिया की हो, अच्छी तरह से उसको पढ़ो। पॉलिटी से ज्यादा कम से कम यदि मैं बात करूं तो 20 से 25 क्वेश्चन पॉलिटी से आपको देखने को मिलेंगे, तो अच्छी तरह से आपकी पॉलिटी क्लियर हो जानी चाहिए। और ऐसे ही 20 क्वेश्चन आपको मिलेंगे करंट अफेयर्स की, वो अलग अलग सब्जेक्टों से रिलेट करके पूछ सकते हैं, और डायरेक्ट क्वेश्चन जैसे खेल से पूछ लेंगे, जो अवार्ड मिले हैं उनसे पूछ लेंगे, तो किसी प्रकार के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कुछ योजनाओं के बारे में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, योजनाओं को करंट अफेयर से रिलेट करके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अच्छी तरह से आपको याद करना पड़ेगा। तो हमने देखी धारा 124, अब देखते हैं धारा 125 को। धारा 125 में लिखा व्यावर्तियां। व्यावर्तियों का मतलब आप समझ सकते हो बचाव से, यानी ऐसा हुआ कि आपको कोई नोटिस मिला, टैक्स के लिए आपको कोई नोटिस मिला और उसमें आपके नाम की स्पेलिंग यदि गलत है, स्पेल मिस्टेक हो गई है, या कुछ और उसमें आपका नाम या कुछ एड्रेस वगैरह कुछ इश्यू ऐसा हो गया है, और आप कहेंगे कि उसकी वजह से आपको क्या बचाव मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, तो ऐसे में आपको बचाव नहीं मिलेगा। यदि आपके नाम की स्पेलिंग भी गलत है, सरनेम गलत लगा दिया गया हो, लेकिन फिर भी आपको बचाव नहीं मिलेगा। यह नोटिस तो बस ऐसा है कि आपको सूचना मिल जानी चाहिए, ये इसमें नाम गलत है या इसमें कुछ मिस्टेक हो गई, गलती हो गई, त्रुटि हो गई इस नोटिस को प्रिंट करने में या इसको टाइप करने में, तो वो आपके लिए बचाव का आधार नहीं बनेगा। बस ऐसा इसके अंदर लिखा गया है, कोई भी त्रुटि आपको बचाव का आधार नहीं बनेगा। तो इसमें आप लिख सकते हो बिल नोटिस में किसी भी प्रकार की त्रुटि, किसी भी प्रकार की त्रुटि बचाव का आधार नहीं है, बचाव का आधार नहीं है। इसमें यदि आपका नाम मिस्टेक हो गई, नाम की स्पेल टाइप में मिस्टेक हो गई या कुछ और इसमें मिस्टेक है, तो वो आपको बचाव का आधार नहीं बन सकता। उसके आधार पर आप ऐसा नहीं सोच सकते कि आप बच जाएंगे, तो ये आप ध्यान में रख लेना। 125 में व्यावर्ती। आगे हम एक और धारा देखेंगे, धारा 137। धारा 137 जिसके अंदर भी ये सेम ही बात लिखी गई है, उसी में भी व्यावर्तियां दी गई हैं, सेम ही बात उसी में, बस उसको अलग वे में देखा जाएगा। ये तो है सीधा डायरेक्ट किसके बारे में करके नोटिस के बारे में, उसके अंदर आएगा वारंट के बारे में, यानी वारंट आपको आया है, उसमें यदि आपकी कुछ व्यावर्तियां हैं तो वो उस बचाव का आधार नहीं होगी। तो धारा 125 में लिखा व्यावर्ती, नोटिस आ गया, मतलब बिल को अपने कहते हैं ना पर्ची, और पर्ची कुछ देखो सिमिलर है, बस इसी प्रकार से थोड़ा बहुत सिमिलर देख के आपको एग्जाम
फाइट करना है। ऐसा ही आपको कुछ थोड़ी सी हिंट मिल जाती है कि ठीक है 125 पर्ची 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 करोगे तो आपको याद आ जाएगा इसमें तो कुछ आधार है, यानी कि कुछ अलग ही बात लिखी है, यानी कि त्रुटि के बारे में बात लिखी हुई है, कुछ समझ में आ जाएगा, हिंट मिल जाएगी, क्योंकि आपको वहां पे क्वेश्चन भी दे रखा होगा और नीचे उसके उत्तर भी दे रखे होंगे, आपको तो बस उसको सेलेक्ट करना है, टिक करना है बस। अब देखेंगे धारा 126। धारा 126 में लिखा है दायित्व प्रकट करने की बाध्यता। धारा 126 दायित्व प्रकट करने की बाध्यता। दायित्व किसका होगा? क्या टैक्स देने वाले का? नहीं नहीं, इसके अंदर टैक्स देने वाले की बात नहीं है, इसके अंदर है टैक्स लेने वाले की, यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसको कर के संदाय का दायित्व दिया गया है कि वो व्यक्ति कर का संदाय करेगा या कर ग्रहण करेगा, यानी कि लोगों से कर इकट्ठा करेगा, एकत्रित करेगा, कर के लिए उसको एकत्रित करने के लिए उसको उत्तरदायित्व दिया गया है, तो वो उसकी जानकारी को इकट्ठा करेगा, ऐसे आप समझ सकते हैं। यानी कि जिस अधिकारी को कर संग्रह के लिए उत्तरदायी ठहराया गया है वो सूचना व दस्तावेज को का प्रबंधन करेगा। जिस अधिकारी को कर संग्रह का उत्तरदायित्व दिया गया है वह संबंधित दस्तावेज व टैक्स या कर का प्रबंधन करेगा। बस ये इसके अंदर लिखा गया है कि जिसको दायित्व दिया गया है टैक्स इकट्ठा करने का, वो उसके संबंधित दस्तावेज है और जो कर है उसके जो डॉक्यूमेंट्स है उनका क्या करेगा? प्रबंधन करेगा। ये आप इसमें ध्यान में रख सकते हैं धारा 126। अब देखेंगे धारा 127। तो धारा 127 में बताया गया है करों को वसूल करने का कर्तव्य किसके पास होगा, यानी कि कौन करों को वसूल कर सकता है। करों को वसूल करने का दायित्व। आप ऐसे देख लो, इसमें साथ आ रहा है, मतलब साथ में क्या करना है? करों को वसूल करना है। और कौन करेगा? जिसको इसके लिए अधिकारी निमित्त किया गया है वही तो करों को वसूल करेगा। जो प्राधिकारी कर वसूल करने के लिए निमित्त किया गया है उससे वही क्या करेगा? कर वसूल के लिए उत्तरदायी रहेगा। जिसे कर वसूल करने हेतु निमित्त किया गया हो, निमित्त किया गया है या हो, वही कर वसूल करने हेतु उत्तरदायी होगा। ये लिखा गया, यानी कि करों को वसूल करने का दायित्व किसके पास है? यानी जिस प्राधिकारी को इस कार्य के लिए निमित्त किया गया है वही कर वसूल करने का उत्तरदायी होगा। बस ये आपको ध्यान में रखना है। धारा 127 में साथ आ रहा है, साथ में आपको कर वसूल कर लेना है। कर वसूल करने का दायित्व भी आपके पास है, ज्यादा कुछ सताना नहीं है किसी को। यदि आपको कर वसूल करने का दायित्व दिया गया है तो आपको अपने आप ये ध्यान में रखना होगा कि हमें कर इकट्ठा करना है। ये आपके खुद का हेडेक होना चाहिए, यानी आप किसी और को सताओगे नहीं। 27 आप ऐसे याद रख सकते हो, सताओगे नहीं। ये है धारा 127। अब देखेंगे धारा 128। तो देखो टैक्स के से संबंधित जो बातें थी वो तो यहां तक समाप्त होगी। अब आएगी टैक्स के लिए आगे ये बिल दिया गया किसी को, अब उस बिल पे बात होगी आगे। धारा 128 से लेकर आगे जो बातें करेंगे उसमें करेंगे बिल के बारे में, यानी कि बिल किसके लिए होगा? इसी टैक्स के लिए किसी को बिल दिया जाएगा, वो बिल उसमें क्या लिखा गया है, कब दिया जा सकता है, कैसे उसको बिल के लिए आगे मांग का नोटिस दिया जाएगा, किस प्रकार से उस
टैक्स को वसूल किया जा सकता है, उसकी प्रक्रिया क्या है, वो सारी की सारी बातें हम आगे देखने वाले हैं। तो देखेंगे धारा 128 को। धारा 128 कर यानी कर के लिए बिल प्रस्तुत करना है, यानी कि टैक्स लेना है किसी से तो उसके लिए बिल बनाना पड़ेगा और वो उस बिल में सारी जानकारी देनी पड़ेगी, कितना उस कब भरा जाएगा, उसकी समयावधि क्या है, उसका टैक्स का अमाउंट क्या है, संपत्ति का विवरण भी उसमें देना पड़ेगा, एड्रेस वगैरह नाम पता सारा उसके अंदर हमें देना पड़ेगा, यानी एक बिल तैयार करना हमें पड़ेगा। तो वो बिल पहले तो प्रस्तुत करना पड़ेगा, उसके बाद में हमें क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर सारी जानकारियां भरनी पड़ेंगी। तो 128 में लिखा है कर के लिए बिल प्रस्तुत करना। कर के लिए बिल प्रस्तुत करना, कर के लिए बिल प्रस्तुत करना, टैक्स के लिए यानी नगर पालिका या तो किसी भूमि या भवन के लिए, यानी कि उस कर भूमि या भवन के कर संदाय के लिए बिल प्रस्तुत कर सकती है। नगर पालिका किसी भूमि या भवन के कर संदाय हेतु बिल प्रस्तुत कर सकती है, बिल प्रस्तुत कर सकती। कर के लिए बिल प्रस्तुत करना 28 में, यानी कि देखो आप ऐसे करो, 28 को क्या कहेंगे, अठाया, मारवाड़ी में बोला जाता है ना, अठाया रख दो, यानी कि इसको क्या कर दो, एक तरफ संरक्षित करके रख दो। यानी कि इसी प्रकार से आप याद रख सकते हो कि कर के लिए बिल क्या कर देना है, प्रस्तुत करना है, या उसको अठाया रख देना है। अठाया मतलब यानी कि उसको साम के रख देना, किसी कहीं जगह संभाल के उसको रखना है, यानी कि उसको प्रस्तुत करना है, उस व्यक्ति को आगे दे देना, उसको कहना ये अठाया रखो, आपको ये बिल दे दिया जा रहा है और अब आप इसका क्या करो, टैक्स का भुगतान कर दो। ये है धारा 128 में क्या करना है, बिल अठाया रखना है। याद इसी प्रकार से याद रखना पड़ेगा, बिल अठाया रखना है, 28 में बिल अठाया रखना है, 28 में बिल अठाया रखना है, 28 में बिल अठाया रखना है। 4-5 बार इस गीत को दोहराओगे आपको याद हो जाएगा। तो किसी भी भूमि या भवन के लिए जो टैक्स इकट्ठा करना है, उस टैक्स के लिए बिल प्रस्तुत करना होगा। अब बात कर सकते हैं आगे, तो हम देखेंगे धारा 129 में। धारा 128 में तो हमने देखा था कि बिल प्रस्तुत करना, बिल तो प्रस्तुत करना है, लेकिन बिल में लिखना क्या है वो बात दी गई है धारा 129 में, यानी कि बिल की अंतर्वस्तु। इसका टाइटल है बिल की अंतर्वस्तु, कि बिल में लिखा क्या होगा। यानी आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि बिल में लिखा क्या होगा। देखो कॉमन सेंस की बात है, इसको यदि आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे तो इसका हल निकल जाएगा। क्या लिखा हो सकता है, एक तो उसकी समयावधि की, कब बिल कब भरना है, समयावधि। बिल में ये तो लिखा होता है, आपने कोई भी बिल देखा होगा उसमें लिखा जाता है कि इसका बिल का दिया आपने कैश दे दिया तो ठीक है, वरना उसमें लिखा गया है 30 दिन के अंदर, 6 महीने के अंदर ये बिल दे दिया, ठीक है, उसके बाद आप पे चार्ज लगेगा, ये फलाना फलाना, ठीक है, जो भी बात है, टैक्स कितना है वो सारा इसके अंदर लिखी गई होती है। और उसके अंदर क्या लिखा गया, संपत्ति का विवरण, संपत्ति का विवरण, ये कितनी संपत्ति है जिस पर टैक्स भरना है, उस संपत्ति का विवरण, उस टैक्स का विवरण और समयावधि इसके अंदर आपको मिलेगी। बिल के अंदर क्या लिखना होगा, समयावधि और संपत्ति का विवरण लिखना पड़ेगा। और उसके ये बिल के अंदर क्या क्या लिखा गया, बिल की अंतर्वस्तु के बारे में धारा 29 में लिखा गया। आप ऐसे याद रखोगे, देखो सीधा यहाँ पे जाओ, सीधा 128 पे जाओ, अठाया क्या रखना है, बिल, मतलब बिल को क्या करना है, प्रस्तुत कर देना है। इसी के साथ में धारा आ जाएगी 129 में बिल के अंदर क्या लिखना है, यानी कि बिल छापना है, आपको क्या लिखना है बिल के अंदर, वो सारी की सारी बातें आ जाएगी इसके अंदर। अब इसके अंदर नोट लगा सकते हो आप कि ये जो बिल है, इस बिल की जो अमाउंट आपको जमा करानी है, जो भी व्यक्ति जिसे ये बिल दिया जाएगा, जो टैक्स देने के लिए उत्तरदायी है, जिससे हमें टैक्स लेना है, वो व्यक्ति क्या करेगा, 15 दिनों के अंदर इस बिल की जो रकम है उसको जमा करवाएगा। क्या करेगा, बिल की रकम को 15 दिनों के अंदर जमा करवाना पड़ेगा। नोट, 15 दिवस में बिल की रकम
यानी कि जो भी टैक्स है, क्योंकि बिल में लिखा क्या हुआ, टैक्स ही तो लिखा होगा, बिल की रकम जमा करवानी होगी, करवानी होगी। किसे करवानी होगी, तो नगर पालिका को करवानी होगी। ये बात है बिल की अंतर वस्तु धारा 129 में। हाँ, अभी कोई बात आए कि उसने बिल 15 दिनों में यदि रकम नहीं जमा करवाई है तो क्या होगा, तो मांग का नोटिस दे दिया जाएगा, नोटिस ऑफ डिमांड। तो डिमांड का जो नोटिस है उसको दे दिया जाएगा। किस प्रकार से है वो सारी बात देखेंगे। तो देखो धारा 28 में बिल के बारे में है, बिल प्रस्तुत कब किया जाएगा। धारा 129 में है, बिल में लिखा क्या होगा। और धारा 130, यदि इसने 15 दिनों में टैक्स की रकम नहीं जमा कराई, यानी बिल में जो भी रकम थी वो जमा नहीं करवाई नगर पालिका को, तो अब आएगा मांग नोटिस, नोटिस ऑफ डिमांड। डिमांड नोटिस जाएगा, उसके अंदर बातें क्या होगी वो अब हम देखने वाले हैं धारा 130 में। अब देखेंगे धारा 130 जिसमें डिमांड नोटिस के बारे में चर्चा की गई है। तो हेडिंग डाल लीजिएगा धारा 130 मांग नोटिस। धारा 130 मांग का नोटिस, नोटिस ऑफ डिमांड या डिमांड नोटिस। डिमांड नोटिस मांग का नोटिस होगा। अब क्या होगा, कि कर यदि प्रस्तुत नहीं किया है, बिल प्रस्तुत कर दिया आपने, उसके बाद 15 दिनों के अंदर किसी जो व्यक्ति है जिसको टैक्स भरना है, उसने यदि नगर पालिका कार्यालय में वो बिल की रकम जमा नहीं करवाई है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मांग का नोटिस देना होगा। बिल प्रस्तुत करने के 15 दिवस के अंदर यदि रकम नगर पालिका कार्यालय में जमा नहीं करवाते हैं, जमा नहीं होती है, तो मांग का नोटिस जारी किया जाएगा, बिल प्रस्तुत कर दिया, जैसे 1 तारीख को बिल प्रस्तुत कर दिया और 1 के बाद यदि 15 तारीख तक यदि वो जमा नहीं किया गया बिल की रकम नगर पालिका कार्यालय में, तो अब क्या करेगी, मांग नोटिस जारी कर देगी, मांग नोटिस जारी कर दी। अब क्या करना पड़ेगा, जो इसके मांग नोटिस जारी हो गया उसके 15 दिनों के बाद, मांग का नोटिस दे दिया, उसके 15 दिनों के अंदर अंदर यदि व्यक्ति ने रकम जमा नहीं करवाई, ना कारण बताया कि क्यों नहीं जमा कराई, ना यदि उसने कहीं और अपील की, अपील अधिकारी के पास यदि उसने अपील भी नहीं की, तो उस 15 दिनों के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, वारंट जारी करना पड़ेगा। पहले क्या होगा, बिल प्रस्तुत होगा, बिल के 15 दिनों के अंदर क्या जमा करानी है, नहीं कराई तो क्या आएगा, मांग नोटिस। मांग नोटिस जारी होने के 15 दिनों के बाद भी अगर उसने ना तो कारण बताया, ना ही रकम जमा करवाई और ना ही उसने कहीं अपील की, अपील भी कैसे कर सकते हैं, 25% टैक्स जमा करवा के, हमने पिछली धाराओं में बात की है, 25% टैक्स जारी जमा करवा करके वो व्यक्ति अपील कर सकता है। और यदि उसने अपील भी नहीं की, तो उसके मांग नोटिस जारी होने के 15 दिनों के बाद क्या किया जाएगा, वारंट निकाला जाएगा और उस वारंट को निष्पादित किया जाएगा। साथ में पुलिस को लेकर के जाएंगे, उसके घर में जाएंगे, प्रवेश करेंगे, गेट दरवाजा खिड़की दरवाजे तोड़ करके अंदर जाएंगे और कुछ वहां से अपने वसूल कर सकते हैं किसी भी चीज के रूप में। वहां से कोई हो सकता है, कोई उसका परिचय लाए, यानी किसी प्रकार से उनके क्या सकते वसूली की जा सकती है, यदि उसने 15 दिनों वारंट जारी कर दिया और वारंट जारी करने से पहले उसने यदि जमा नहीं करवाई है तो। अब देखेंगे, बिल तो मांग का नोटिस निकल गया, 15 दिनों के अंदर रकम जमा नहीं करवाई यदि बिल प्रस्तुत करने की, तो मांग का नोटिस जाएगा। अब मांग का नोटिस भी आ गया है और उसके बाद में भी उसने रकम जमा नहीं करवाई, तो आगे क्या होगा वो देखते हैं। तो अब देखेंगे धारा 131 को। ये सारी धाराएं एक के बाद एक रिलेट करती हुई स्टेप वाइज स्टेप है, अच्छी तरह से आपको याद करनी पड़ेगी। 28 के बाद जो धाराएं आपको अच्छी तरह से जल्दी याद हो जाएंगी। तो धारा 131, अब क्या करना है, इनकी किन मामलों में वारंट जारी किया जा सकता है। इसका टाइटल है किन मामलों में वारंट जारी किया जा सकता है।
किन मामलों में वारंट जारी किया जा सकता है? तो अभी बताया था ना, यदि नोटिस जारी हो गया मांग का, डिमांड नोटिस जारी हो गया और उस डिमांड नोटिस के जारी होने के 15 दिनों के अंदर यदि रकम नहीं जमा करवाई, कारण नहीं बताया, अपील नहीं की, तो फिर वारंट जारी किया जाएगा। मांग नोटिस जारी होने के 15 दिन के अंदर यदि रकम जमा नहीं करवाता है, ना कारण बताया गया और ना ही अपील की गई, तो यानी कि 15 दिनों के अंदर जिसको नोटिस दिया गया है उसको हरकत में आ जाना चाहिए, एक्टिव हो जाना चाहिए। या तो वो कोई कारण बता दे कि इस कारण से मैंने ये रकम जमा नहीं करवा पाया, या वो रकम को ही जमा करा दे, या ये वो अपील कर दे कहीं पे 25% टैक्स जमा करवा के वो अपील कर दे, तो ये जो वारंट जारी नहीं होगा। और यदि ऐसा कुछ नहीं किया है तो वारंट जारी किया जाता है, वारंट जारी किया जाएगा। बस ऐसे समझ सकते हो आप इस बात को, वारंट जारी होगा। यानी कि 128 में क्या था, बिल प्रस्तुत करना था। 129 में बिल के अंदर वस्तु क्या होगी, अंतर वस्तु क्या होगी। 130 में हमने बात की थी किसके बारे में, तो मांग नोटिस के बारे में, मांग नोटिस। और फिर बात आई 131 की, तो इसमें हमने बात की वारंट के बारे में। बिल प्रस्तुत करना है, बिल के अंदर की अंतर वस्तु देख ली, 15 दिनों में यदि पैसे जमा नहीं कराए गए तो मांग का नोटिस आ गया, मांग के नोटिस के भी 15 दिनों के अंदर यदि रकम जमा नहीं कराई, ना कारण बताया, तो वारंट जारी किया जाएगा। अब होगा वारंट को निष्पादित करना। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम बढ़ते हैं आगे, देखते हैं धारा 132 के बारे में। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब देखते हैं धारा 132 को, जिसमें लिखा है वारंट को निष्पादित करने के लिए बलपूर्वक प्रवेश किसी के घर में। देखो नगर पालिका अधिकारी के पास कितनी शक्ति है, कितनी पावर है, बाकी पावर को हम आगे भी देखेंगे, लेकिन ये एक बार इतना देखो कि वो किसी के घर में बलपूर्वक प्रवेश कर सकता है। धारा 132 इसमें लिखा गया है वारंट निष्पादित करने हेतु बलपूर्वक प्रवेश। बलपूर्वक का मतलब यही होगा पुलिस बल का, पुलिस बल के साथ में, स्थानीय पुलिस को साथ में लेकर के वो व्यक्ति किसी के घर में जा सकता है। ऐसे हर एक किसी के घर में नहीं जाना है, उन्हीं के घर में जाना है जिन्होंने रकम जमा नहीं करवाई टैक्स की मांग नोटिस के बाद भी, और जिनके खिलाफ क्या जारी हो चुका है, वारंट जारी हो चुका है। वारंट क्या होता है, बाध्य होता है, वारंट बाध्य होता है। नोटिस इतना बाध्य नहीं होगा जितना वारंट बाध्य होता है। तो अब बात है क्या, वो बलपूर्वक प्रवेश करेगा। कैसे प्रवेश करेगा, किसी उनके घर में कोई भी जैसे खिड़की दरवाजों को तोड़ करके जा सकता है। जाएगा कब, अपना आपने पढ़ा होगा भारतीय संविधान जिसका अनुच्छेद 21 हमें बताता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, जिसके अंदर 2012 का मामला लिया गया था, रामलीला मैदान का। रामलीला मैदान का 2012 का मामला लिया गया, जिसके अंदर रात में उन सोए हुए जो लोग थे रामलीला मैदान में, जो अनशन पे थे, उन लोगों को वहां से जबरदस्ती उठाया गया। तो वो मामला कोर्ट में गया। कोर्ट वालों ने क्या कहा कि व्यक्ति को गहरी नींद लेना भी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है, धारा 21 अनुच्छेद 21 से संबंधित है। इसीलिए इसमें भी कहा गया है कि नींद लेने वाला जो समय होता है, मतलब जो सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच का समय, रात का जो समय होता है, उस वक्त आप किसी के घर में नहीं जा सकते। तो कब जाओगे, तो इसमें देखो बलपूर्वक प्रवेश कब होगा, सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में, सूर्यास्त के बीच, यानी कि कब जाओगे, दिन में जाओगे। फिर बात आती है
कैसे जाओगे किसी के घर में? तो आप खिड़की दरवाजे तोड़ के भी जा सकते हो, खिड़की दरवाजे तोड़कर। अब ऐसा नहीं हो कहीं उनका घर का दरवाजा खुला है और आप फिर भी उसको तोड़ रहे हो, वो तो आप भी कुछ समझ सकते हो, इंसानियत के नाते भी आप देखो। तो यदि उनका घर का दरवाजा खुला है, पहले तो ये होगा कि हम उसको नॉक करें, दरवाजा यदि खुलता है तो ठीक है, वरना हमें क्या जबरदस्ती तोड़ना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि जाए गए और जाते सीधे गेट को तोड़ दिया, पहले उसको नॉक करो, हो सकता है अंदर से कोई दरवाजा खोल भी दे। और दरवाजा खुला है तो उसको तोड़ने की जरूरत नहीं है कि दरवाजा खुला है और आप तोड़ने लग जाओ, ऐसा नहीं करना। तो सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में जा सकते हैं, खिड़की दरवाजे तोड़ करके जा सकते हैं। हाँ, ये आपको अथॉरिटी देता है खिड़की दरवाजे तोड़ने की, कौन? तो धारा 132। फिर बात इसके अंदर एक नोट लगाने वाली, ऐसा कोई स्थान जहां पे महिलाएं रहती हो, यानी कि घर जहां पे महिलाएं तो रहेंगी, तो ऐसा स्थान जहां महिलाएं रहती हो वहां पर आपको पहले 3 घंटे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? नोटिस देना होगा। ऐसा कोई स्थान, ऐसा कोई स्थान जहां महिलाएं रहती हैं वहां 3 घंटे 3 घंटे पूर्व नोटिस देना जरूरी है। 3 घंटे पहले नोटिस देना जरूरी है, मतलब किसी के घर में जाओ तो 3 घंटे पहले का क्या देना पड़ेगा? आपको नोटिस देना होगा, उसके बाद उस घर में आप जा सकते हो। खिड़की दरवाजे तोड़ने का मतलब ये नहीं है कि खिड़की दरवाजे तोड़ कर ही जाओ, हो सकता है नॉक करने पर कोई खोल भी दे। खुला दरवाजा है और आप उसके गेट तोड़ रहे हो तो ये अच्छी बात नहीं होती है। यह तो इतने अथॉरिटी दे रहा है, यदि उसने गेट खोला नहीं है तो आप उसके दरवाजे को तोड़ सकते हो, खिड़की को तोड़ के अंदर जा सकते हो। धारा 132 ये बताती है कि वारंट को निष्पादित करने के लिए बलपूर्वक प्रवेश। अब बात आएगी कि बल अंदर तो आप दे गए, अब उसको निष्पादित करना क्या कैसे है, क्या क्या चीज उनके घर से आप उठा सकते हो, किन किन चीजों के लिए आप ऑथराइज्ड हो उनके घर से चीज उठाने के लिए, वो हम आगे देखेंगे। तो धारा 132 आप समझ गए होंगे। अब देख धारा 133, धारा 133 को देखते हैं। अब किसी के घर में आप चले गए, खिड़की दरवाजा तोड़ दिया, जरूरत नहीं पड़ी तो नहीं तोड़ा, आप अंदर चले गए। अब उनके घर से आप जाओगे तो क्या क्या सामान आप उठा के ला सकते हो उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। लेकिन उससे पहले भी आपको कुछ बात करनी पड़ेगी, यानी कि उनको नोटिस तो देना पड़ेगा। ऐसे नहीं आप सीधे किसी के घर में घुस जाओ, पहले नोटिस देना पड़ेगा। कहाँ कहाँ नोटिस चस्पा करना पड़ेगा उसके बारे में इस धारा इस सेक्शन में चर्चा की गई है। अब देखते हैं किस प्रकार इसका टाइटल है, वारंट निष्पादित करने का तरीका। धारा 133 का टाइटल है वारंट निष्पादित करने का तरीका। किस प्रकार से आप कर सकते हो? जैसे कोई संपत्ति है, एक तो संपत्ति पे लगेगा, संपत्ति यदि उनकी स्थावर है या जंगम है, पहले तो ये देखना होगा जैसे उनकी संपत्ति स्थावर है या जंगम। संपत्ति दो प्रकार की होती है, स्थावर और जंगम। जंगम संपत्ति है तो क्या करना होगा, स्थावर संपत्ति है तो क्या करना होगा। स्थावर का मतलब जैसे आप समझ सकते हो भवन है, भूमि है या कोई दुकान वगैरह जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर नहीं की जा सकती। जंगम संपत्तियां वही होती है जिन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाया ले जाया जा सकता है, जैसे गाड़ियां हो गई या उनके जो पैसे हो गए या कोई जैसे ज्वेलरी हो गई या उनके कोई सामान हो गया जैसे फ्रिज है या कोई पशु वगैरह, जो भी ऐसी कोई संपत्ति जिन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाया जा सकते वो जंगम कहलाती है। और जो ट्रांसफर नहीं की जा सकती वो क्या कहलाएगी, स्थावर कहलाएगी। यदि आप स्थावर संपत्ति पर टैक्स है या उनकी स्थावर संपत्ति है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक तो उस संपत्ति पर और दूसरा नगर पालिका ऑफिस में या नगर पालिका कार्यालय में। और यदि वहां से, यहां पे लिखोगे यदि वहां से राजस्व प्राप्त होता है, राजस्व प्राप्त होता है तो कलेक्ट्रेट कार्यालय में, कलेक्ट्रेट कार्यालय में
क्या करना पड़ेगा? नोटिस चस्पा करना पड़ेगा, नोटिस चस्पा करना होगा उस संपत्ति पर नगरपालिका के ऑफिस में। और यदि वहां से टैक्स इकट्ठा हो रहा है, राजस्व इकट्ठा हो रहा है, तो आपको क्या करना होगा? वहां जो संबंधित जिले का जो भी जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय है, उस कलेक्ट्रेट कार्यालय में नोटिस चस्पा करना होगा। उसके बाद आप किसी के घर में जा सकते हो। यदि वो जंगम संपत्ति है, जंगम संपत्ति है, तो क्या करना पड़ेगा? उस संपत्ति का जो भी मालिक रहेगा, यानी कि जंगम संपत्ति कैसे आप कुर्क कर सकते हो? तो मालिक को पूर्व में यानी कि पहले पूर्व में नोटिस देकर कुर्क की जा सकती है, कुर्क की जा सकती है। कुर्क का मतलब है जब्त की जा सकती है। स्थावर संपत्ति कैसे आप जब्त यानी कि कुर्क कर सकते हो, उनको कैसे जब्त कर सकते हो? तो पहले तो संपत्ति पर नोटिस चस्पा करना पड़ेगा, नगरपालिका कार्यालय में भी चस्पा करना पड़ेगा। यदि वहां से राजस्व प्राप्त हो रहा है तो संबंधित जिले के जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में भी आपको नोटिस चस्पा करना होगा। उसके बाद उस संपत्ति को आप नीलाम कर सकते हो। यदि वो जंगम है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाई ले जाई जा सकती है, तो मालिक को पूर्व में नोटिस देकर के आप उस संपत्ति को जब्त कर सकते हो। तो ये बात यहाँ पे लिखी गई है। उसके बाद इसमें कुछ और बातें लिखी गई है। वहां से लाए उठा करके क्या क्या ला सकते हो? किसी घर में गए, आप वहां से किसी का फ्रिज चक लाए, किसी का कुछ चक लाए, तो उसके बारे में आप क्या क्या उठा ला सकते हो, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो ये आपने लिख लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखते हैं आगे आप क्या क्या संपत्ति वहां से उठा ला सकते हो, या किसी चीज को आप जब्त कर सकते हो जिससे आपका वसूल यानी पैसा वसूल हो जाए। तो इसमें आप नोट डाल लेना। अब इसमें ये नहीं बताया गया क्या ला सकते हो, इसमें ये बताया गया क्या नहीं लाए जा सकते। यानी कि किसी का भोजन का कोई सामान है या उनका कोई भोजन बना हुआ, आप उसको उठा ले। उनके कपड़े वो नहीं ला सकते आप। रसोई घर का सामान, रसोई घर का सामान ये आप नहीं लेके आ सकते। फिर यदि कोई शिल्पी है, शिल्पियों के औजार जैसे आप किसी उदाहरण के तौर पर बता दो, आप किसी नाई की दुकान में गए, वहां से आपको वसूल करना है तो आप उसकी कैंची उठा लाए, तो ऐसा कुछ आपको नहीं करना है। जैसे आप किसी दर्जी की दुकान में गए और वहां से उसकी सिलाई की मशीन ले आए, तो ये चीजें आप नहीं ला सकते। यानी कि उनका जो भी औजार है, शिल्पियों का जो भी औजार है, या उनका कोई व्यवसायिक जिनसे उनका व्यवसाय चलता हो, वो आप नहीं लेके आ सकते। यानी कि रोजगार के साधन आप नहीं लेके आ सकते। ये जो चीजें हैं इनकी नीलामी नहीं होगी, इनकी नीलामी नहीं होगी। इनके अलावा आप उनके घर से कुछ भी ला सकते हो। आप सोफा चक्के ला के लेके आ सकते हो, उनका कोई गाड़ी है वो लेके आ सकते हो, टीवी लेके आ सकते हो, ये सारी चीजें ले आ सकते हो। लेकिन आप उनका भोजन नहीं उठा सकते, कपड़े नहीं उनके लेके आ सकते, रसोई घर का सामान नहीं ला सकते। इसमें फ्रिज इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। शिल्पियों का कोई भी औजार है वो आप नहीं ला सकते। रोजगार के साधन यदि उनके कोई है तो वो आप वहां से नहीं ला सकते। यानी कि उसका जो भी आजीविका का साधन है, जिस साधन से आप वो अपने घर की आजीविका चलाते हैं, वो आप वहां से नहीं उठा के ला सकते। तो ये है धारा 133 के अंदर की वस्तु जो इसके अंदर लिखी गई है। आप क्या लेके आ सकते हैं, क्या नहीं ला सकते, ये चीजें नहीं ला सकते। इसके अलावा आप कुछ भी वहां से उठा सकते हैं। ये बात किसमें लिखी गई है? धारा 133 में लिखी गई है। इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, लिख लिया होगा। और देखते हैं धारा 134 के बारे में कि आपने जो भी ये चीजें कुर्क कर ली, वहां से आप जब्त करके ले आए, अब उसका करना क्या है, उसका क्या करना है, उनको किस जल्दी बेच देना है या उसको रखना है, क्या करना है, वो सारी की सारी बात किसमें लिखी गई है? धारा 134 में लिखी गई है। तो देखते हैं धारा 134 को। धारा 134 यानी कि कुर्क किया गया या कुर्क की गई संपत्ति का विशेष मामलों में प्रबंध। कुर्क की गई संपत्ति का विशेष मामलों में
प्रबंधन। जैसे आप कोई सामान लेकर के आए जो जल्दी खराब होने वाला है, जल्दी खराब होने वाला है, जल्दी खराब होने को वाली कोई वस्तु है, या कोई आप ऐसी वस्तु लाए जिसपे ज्यादा खर्चा होने वाला है, जिस पर या जिसके रख रखाव पर, जिसके रख रखाव पर खर्चा अधिक होने वाला हो, अधिक होने वाला हो। जैसे आप किसी का कोई पशु लेके आए, पशु यानी कि आप गाय ले आए, उसकी उनकी कोई भैंस है या कोई बकरी, जो भी उनके कोई पशु आप लेके आए, तो उनके रख रखाव पर ज्यादा खर्चा लगेगा। तो वो वस्तु आप कोई ऐसी जो जल्दी खराब हो जाए या जिस पर रख रखाव का खर्चा अधिक हो, तो उनको आप क्या करोगे, जल्दी उनको बेच दोगे। ऐसी चीजों को क्या किया जाए, तुरंत बेच दिया जाएगा। तो ऐसी वस्तु को तुरंत बेच दिया जाएगा। कहीं ऐसा हो आप कोई सामान लेके वो जल्दी खराब हो गया, जितना आपको पैसा मिलना था वो तो अब नहीं मिलेगा। जिसके रख रखाव पर इतना खर्चा आ गया कि उसका जो पूरा टैक्स ही कम था और उस पर खर्चा आपको ज्यादा आ गया, तो उसको फिर रखने का फायदा क्या है, यानी कि उन चीजों को क्या कर दो, जल्दी बेच दो। ये है बात इसके अंदर लिखी हुई। अब ऐसा हो जाए आप उनके घर से, उनके आपको टैक्स लेना है जैसे 10,000 रुपए, आप कोई वस्तु लेके आए जिसकी कीमत है 15,000 रुपए और आपने उसको 15,000 रुपए में बेच दिया। अब एक्स्ट्रा कितने बचे, 5,000 रुपए। अब उन 5,000 का क्या करना है, वो भी बात इस धारा 134 में लिखी गई है। ये भी आप इसमें देख लेना। अभी इसको देखेंगे, पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर बढ़ते हैं आगे, देखेंगे इस 5,000 रुपए का और आगे क्या करना है। ये आपने लिख लिया होगा, देखेंगे उस एक्स्ट्रा जो पैसे हैं उनका क्या करना होगा। यदि संपत्ति को बेचने से अधिक राशि प्राप्त होती हो, अधिक राशि प्राप्त होती है, तो अब अपने तरफ से उनको नहीं देंगे। ऐसा नहीं होगा कि देखो आपके तो टैक्स बन रहा था 10,000 रुपए, इसमें से 15,000 रुपए आपके बन रहे, हमने संपत्ति बेची, 15,000 रुपए बिकी। अब ये जो 5,000 रुपए है ये आप उनको कैसे दोगे, तो ये बात इसके अंदर लिखी गई है कि यदि संपत्ति को बेच दिया उसकी अधिक राशि प्राप्त होगी, तो वो जो मालिक है, जो उस चीज का पहले क्या था, मालिक था, जिससे हमने क्या किया था, संपत्ति जब्त करके लाए थे, वो 1 वर्ष के अंदर, संपत्ति जैसे ही हमने बेच दी उसके 1 वर्ष के अंदर अंदर वो व्यक्ति डिमांड कर सकता है, डिमांड कर सकता है कि मुझे ये पैसे वापस दे दिए जाए। है तो मालिक द्वारा 1 वर्ष के भीतर, 1 वर्ष के अंदर अंदर जो अधिक राशि है उसको मांगा जा सकता है। 1 वर्ष के अंदर अधिक राशि को वापिस मांगा जाएगा, वापिस मांगा जा सकता है, मांगा जा सकता। वो मांगेगा तभी हमें देनी है, ऐसे नहीं हो बच के 5,000 रुपए उनके घर पे देके, वो तो यदि देके आते हो तो आपकी इच्छा होती है, वरना वो मांग लेगा कि 1 वर्ष के अंदर अंदर उसने मांगे। 1 वर्ष के बाद में यदि कोई ऐसी को डिमांड करता है तो उसको कुछ नहीं मिलेगा, 1 वर्ष के अंदर अंदर उसको दे दिया जाएगा यदि उसने मांगा है तो बात आ गई धारा 134 में क्या करना होगा, वो सारी की बातें इसके अंदर हमने देख ली। अब देखते हैं धारा 135 में। धारा 135 धारा 135 में लिखा गया है कि नगरपालिका के बाहर यदि कुर्की करनी है तो क्या करना पड़ेगा। नगरपालिका के बाहर, जैसे ये नगरपालिका है और इसके बाहर कोई व्यक्ति रहता हो और जिसका टैक्स इसमें नगरपालिका में बन रहा हो, या यहाँ पे कोई व्यक्ति रह रहा है, या नगरपालिका के बाहर का कोई व्यक्ति है, या नगरपालिका के अंदर का व्यक्ति जिसकी संपत्ति बाहर है और उसका टैक्स यहाँ पे उसका जुड़ रहा है, यानी कि उसकी इनकम यहाँ पे जुड़ रही है, तो उसका टैक्स यदि वहां से इस जगह से हमें कोई टैक्स लेना हो तो क्या व्यवस्था करनी पड़ेगी, वो बातें इसके अंदर लिखी गई है।
तो नगर पालिका के बाहर कुर्की या विक्रय, विक्रय मतलब जो हमने जो उसकी संपत्ति जब्त की है उसका विक्रय कैसे करेंगे उसके बारे में यहाँ पे लिखा गया है। यदि नगर पालिका की संपत्ति से बाहर यदि कुर्की या विक्रय करना है तो उस जो संबंधित नगर पालिका होगी, जिस नगर पालिका में दूसरा, जैसे ये होगा ये ए नगर पालिका और ये बी नगर पालिका, इस नगर पालिका में कुछ ऐसी जगह है जहां जिसका संबंध इस नगर पालिका में, जिसका टैक्स यानी ए नगर पालिका में आ रहा है, तो उसकी जब्त कभी उसको करना है या उसको वहां पे विक्रय करना है, तो अब क्या कार्रवाई करनी होगी। यानी कि सीधा सी बात है, ए नगर पालिका वाला डायरेक्ट तो जाएगा नहीं, पहले क्या करेगा, इस बी वाले जो नगर पालिका का जो भी मुख्य अधिकारी होगा, बी नगर पालिका का जो मुख्य अधिकारी होगा उसको संबोधित करके उसको आदेश दे सकता है। उस आदेश देने के बाद ही वो कुर्की या विक्रय किया जा सकता है। नगर पालिका सीमा के बाहर संपत्ति की कुर्की अथवा विक्रय हेतु संबंधित नगर पालिका के अधिकारी को आदेश दिया जाएगा कि वो वहां से कुर्की या उस संपत्ति का विक्रय करके हमें सूचना दे। तो ये धारा 135 में लिखा है, नगर पालिका के बाहर यदि कोई कुर्की करनी है, विक्रय करना है, तो उसमें में क्या प्रावधान करने होंगे। ये धारा 135 में। अब देखेंगे धारा 136। धारा 136 में लिखा है कि यदि कोई व्यक्ति जो भी जल्द ही नगरपालिका छोड़ने वाला है, यानी कि उसका जो पहले नगरपालिका में रह रहा था और वहां से अब बाहर जाने वाला है, कहीं और जाने वाला है, तो उसके संबंध में हमें क्या करना पड़ेगा। धारा 136, उन व्यक्तियों के विरुद्ध संक्षिप्त कार्रवाई जो नगरपालिका को तुरंत छोड़ने वाले हैं। इसका टाइटल है उन व्यक्तियों के विरुद्ध संक्षिप्त कार्यवाही जो नगरपालिका छोड़ने वाले हैं। जो नगरपालिका को छोड़ने वाले हैं उनके विरुद्ध क्या किया जाएगा, संक्षिप्त कार्रवाई की जाएगी। मतलब जल्दी जल्दी सारा काम कर दिया जाएगा, इसमें ज्यादा प्रोसेस को फॉलो नहीं किया जाएगा, जल्दी जल्दी कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि वो जल्दी छोड़ने वाले, वो पता नहीं आज छोड़ जाए, कल छोड़ जाए, या हमें पता चल जाए वो 5-7 दिनों में छोड़ने वाले हैं, तो इन्हीं के बीच बीच में सारी कार्रवाई कर देनी है। जो भी हमारी जो कुर्की जो उनसे करनी है, संपत्ति जो टैक्स उसको इकट्ठा करना है, वो सारा जल्दी जल्दी कर लिया जाएगा। ये बात लिखी है धारा 136 में। अब देखते हैं धारा 137 को। अब देखते हैं धारा 137। धारा 137 हमने धारा 125 पढ़ी थी, जिसमें हमने देखा व्यावर्तियां, और मैंने बताया भी था कि धारा 137 में भी क्या लिखा गया है, व्यावर्तियां लिखा गया है। तो वो सेम ही बात है जो हमने धारा 125 में देखी थी। यदि आपके मांग का वारंट आ गया है और उस मांग वारंट पर किसी त्रुटि है, तो उसके वो बचाव का आधार नहीं होगा। इसमें ये लिखा जा सकता है त्रुटि बचाव का आधार नहीं है, बचाव का आधार नहीं है। और ये त्रुटि किसमें, तो वारंट में से लिख सकते हो, वारंट में या बिल में त्रुटि बचाव का आधार नहीं है। ये है धारा 137 के बारे में। इसी के साथ पढ़ लेते हैं धारा 138 को, जिसमें लिखा गया है भुगतानों हेतु रसीद दी जाएगी। धारा 138 यानी कि अड़ना नहीं है, अब हमें क्या कर देना है, जो भी भुगतान हमें उसने हमें भुगतान दे दिया, भुगतान हमारे पास आ गया है, अब उसका क्या करना पड़ेगा, रसीद देनी पड़ेगी। सभी भुगतानों हेतु रसीद दी जाएगी। ये तो जाहिर सी बात है, यदि भुगतान हमारे पास आ गया है, पैसे हमारे पास आ गए हैं, तो उसका क्या करना पड़ेगा, रसीद दे देनी होगी।
ठीक है, तेरी ये रसीद है, इसको संभाल के रखना, हमारे पास पैसे आ गए हैं तो तेरी ये रसीद दे, तेरे पास भी सबूत है कि तूने भुगतान दे दिया। तो ये बात होगी इसके अंदर, किसमें, धारा 138 में। 36 में क्या लिखा गया है, जो व्यक्ति नगर पालिका को छोड़ने वाले हैं उनके विरुद्ध संक्षिप्त कार्रवाई। 137 में वही बात लिखी गई जो धारा 125 में लिखी गई है। 138 में अड़ना नहीं है, रसीद दे देनी है। अब देखते हैं धारा 139 को, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बढ़ते हैं आगे धारा 139 की तरफ। बस 2 धाराएं रहेगी, उसके बाद हमारा ये 7वां अध्याय पूरा हो जाएगा, फिर हम देखेंगे नेक्स्ट अध्याय के बारे में। धारा 139 139 139 में लिखा गया है, नगर पालिका को वाद लाने की अनुकल्पित शक्ति। नगर पालिका को वाद लाने की अनुकल्पित शक्ति। हमने धारा 124 पढ़ी थी, जिसके अंदर लिखा गया था कि कोई व्यक्ति कराधान से संबंधित मामलों में सिविल या दांडिक न्यायालय में अपील नहीं कर सकता, लेकिन यदि नगर पालिका को ऐसा लगता है कि वो किसी बिल यानी कि टैक्स को इकट्ठा करने के यानी कर की वसूली का कार्य, उसको प्रोसेस फॉलो नहीं हो रही है, किसी प्रकार की कोई अड़चन आ रही है, किसी भी प्रकार की यदि उसमें अड़चन आ रही है, फॉलो नहीं हो रहा, कर वसूली का जो प्रक्रिया है वो फॉलो नहीं हो रही, तो वो क्या करेगा, कोर्ट में वाद लेके आ सकता है उस व्यक्ति के खिलाफ। बस इतनी बात इसमें लिखी गई है। यदि नगर पालिका को या नगर पालिका द्वारा कर वसूली की प्रक्रिया फॉलो नहीं हो रही हो तो नगर पालिका न्यायालय में वाद ला सकती है। ये बात इसमें लिखी गई है, नगर पालिका को वाद लाने की क्या अनुकल्पित शक्ति है। यदि उससे कर वसूली की प्रक्रिया फॉलो नहीं हो रही है तो वो कहां पर आ सकती है, न्यायालय में वाद लेके आ सकती है। ये बात लिखी गई है धारा 139 में। अब देखेंगे धारा 140 में, देखेंगे धारा 140। तो इसी के साथ धारा 140 को पूरा करने के बाद हमारा ये अध्याय भी पूरा हो जाएगा। इसमें लिखा, धारा 140 में लिखा गया है, करों के भुगतान हेतु भूमि व भवन का दायित्व। धारा 140, करों के भुगतान हेतु भूमि व भवन का दायित्व। ये दायित्व किसका होगा, दायित्व उसी का होगा जो इसका वास्तविक अधिभोगी है या मालिक है, उसका दायित्व होगा। किसके हो सकता है, या तो वास्तविक अधिभोगी का, या इस भूमि या भवन का जो उपयोग कर रहा है या जो उपभोग कर रहा है, जो अधिभोगी 1 वर्ष से अधिक समय से, इसमें लिख सकते हो कि यदि अधिभोगी 1 वर्ष से कम समयावधि से भूमि या भवन का उपभोग कर रहा है, तो उससे वसूली नहीं की जाएगी। यानी कि जो भी अधिभोगी है, या तो उसका जो वास्तविक अधिभोगी उससे लिया जाएगा। यदि उसने आगे किसी व्यक्ति को पट्टे पे दे रखी है भूमि या भवन, तो जो 1 वर्ष से कम समय का यदि कोई अधिभोगी है जो उसका उपभोग कर रहा है, उससे वसूली नहीं की जाएगी। और यदि वो 1 वर्ष से अधिक समय से उस भूमि या भवन का उपभोग कर रहा है तो उससे वसूली की जा सकती है। यह है धारा 140 के बारे में। और इसी के साथ हमारा
7वां अध्याय पूरा होता है नगर पालिका का राजस्व। अब हम देखेंगे नेक्स्ट अध्याय। इसके बाद में जो हमें अध्याय जो पढ़ना है हमारे सिलेबस में मेंशन है वो अध्याय है 11वां अध्याय, अध्याय 11, जिसका टाइटल रहेगा नगर पालिका का विकास एवं नगर योजना, जिसके अंदर हमें धाराएं देखनी है 159 से लेकर के 199 तक की। तो आशा करता हूं आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। यदि आपको अच्छी लगी हो क्लास तो लाइक कर देना, कमेंट करके जरूर बताना कि आपका इसमें क्या रिस्पॉन्स है। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोनों पीछे इसके यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।